ज्योतिष तो एक शास्त्र है, तो कितने किस्म के हैं ये तो कहना गलत है, क्योंकि उसके लेवल होते हैं। कोई भी शास्त्र का, कोई भी विज्ञान का लेवल होता है। जैसे सबसे जूनियर लेवल जो आप बच्चों को, आप सोचो कि आप 5000 साल पहले चले गए, बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो पंचांग लेवल होता है। पंचांग लेवल में आप सिर्फ, जैसे कि आप कैलेंडर देख सकते हो, ऐसी बातें देख, वो पंचांग होता है, हिंदू कैलेंडर। फिर उसके, वो तो सबको पढ़ाया जाता था एक ज़माने में। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है कि आप बेसिक कुंडली सीखते हो। हाँ, जैसे आप भृगु संहिता जान लिए, या होशियारपुर के हैं भृगु ना, वो उस ज़माने में भृगु बहुत बड़े नाम है भृगु। जैसे आप गायत्री में ओम भूर्भुवस्व करते हो, वो भ अक्षर भृगु से आया है। तो आप सोचो, आप कुंडलियाँ सीख ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है कि आपको ये सीखना है कि बृहत पराशर होरा शास्त्र। अब ये होता है कॉलेज लेवल, जो आज के कॉलेज लेवल होता है, तो वो कॉलेज लेवल की पढ़ाई हो गई। तो वो शास्त्र है। शास्त्र मतलब यस या नो, काला या सफ़ेद, बीच का नहीं होता है उसमें। यस या नो पक्का होता है प्रेडिक्शंस उसके। मगर कुछ विद्याएं उसके बियॉन्ड है। जैसे हम जैमिनी के उपदेश पर आ जाते हैं तो वो पीएचडी लेवल हो जाता है। फिर उसके भी ऊंचे और भी हैं, जैसे नाड़ी ज्योतिष आ जाता है। आप जो नाड़ी करते हो वो तो सिर्फ वो आप किसी के पास जा कर के देख लेते हो, वो अपना नाड़ी चिकित्सा ये सब चीज़ों में काम आता है। मगर नाड़ी ज्योतिष असलियत में बहुत सूक्ष्म ज्योतिष होता है। कई प्रकार की नाड़ियाँ हैं। आदि शंकराचार्य जब बहस कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम हर चीज़ पे बहस करेंगे, सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के, क्योंकि एक जीवन काफ़ी नहीं है ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए। तो आप सोच लो कितना बड़ा है ये शास्त्र। वेद के नीचे ज्योतिष शास्त्र आता है। हमारे शरीर में कई प्रकार के नब्ज चलते हैं। लोग नहीं जानते हैं कि हमारे 10 सर हैं रावण की तरह। 9 ग्रह और लगन हमारे 10 सर हैं। हर एक ग्रह एक लगन बन जाता है, और उस लगन से हम देखते हैं अलग अलग चीज़ें। नाड़ी कई प्रकार के हैं। आप देखो, आपको पता शायद होगा कि ये जो है आपका अंगूठी, यहाँ पर आपका जन्म नक्षत्र है। आपका जन्म नक्षत्र यहीं पर है, और यहीं पर आपका राशि है। यहाँ पर आपके गुरु हैं। ये देख रहे हैं, ये जो 4 फिंगर हैं हमारे, 4 फिंगर में 3 है जगह, 3 4 कितने हो गए? 12। ये 12 राशि हैं, जानते हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ऐसे 12 राशि हो गए। मीन राशि बीच में आता है। तो इसी कारण जब हम फिंगर में हम लोग जैसे मंत्र गिनते हैं, आप जानते हैं मकर राशि को, मकर जो ऊपर में है चर, ये 4 ऊपर के चर राशि होते हैं। ये चर राशियों को, ये ऊपर में ये जो है मकर राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में फिंगर नहीं डालते हैं। ये गुरु है, ये गुरु है। अगर ये गुरु है तो गुरु कहाँ जाना चाहिए? ऊपर ना। अगर हम इसको ऊपर की तरफ रखें और ये चारों को बंद कर दें, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा उपदेश, नहीं चाहिए ये संसार के कर्म, हमारे कर्म सब यहाँ हैं, बंद कर दो, और इसको ऊपर कर दिया और यहाँ दिए, इसको शिवलिंग बोलते हैं। आप ज्योतिष के पास किस लिए जा रहे हो? कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आप कोई भी हो सकते हो, मतलब आप एक्सट्रीमली पावरफुल हो सकते हो, और आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन अब आपको फ्यूचर देखना है, इसलिए आप जा रहे हो। एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो पहला चीज़ है, रेमेडीज आपने पूछनी ही नहीं है। रेमेडीज तो आखिरी अध्याय है प्राचीन होरा शास्त्र का, वहां पे भी रेमेडीज सबसे आखिरी में आई। आप पूछने क्या जा रहे हो? आप पूछने जा रहे हो होने क्या वाला है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आप और कुछ पूछने नहीं जा रहे। तो आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है तो पहला चीज ये पूछना है, आपको ना मेरे को पैटर्न बता दो। क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ अपने रीडिंग्स के ड्यूरेशन में कि आप पैटर्न बता दीजिए। कैसे पैटर्न पता चलता है? जैसे मैंने बताया कि आज से 2 साल पहले क्या हुआ था, आपको यहाँ पे जॉब में दिक्कत आया था, यहाँ प्रमोशन हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, पैटर्न आ गया हाथ में। क्योंकि कई बार क्या होगा, जब आप बहुत माइन्यूट डिटेल्स देख रहे हो, आप 3 डिग्री का स्पैन देख रहे हो, तो चार्ट जल्दी चेंज होगा। हो सकता है कि एज पे ही हो, जल्दी चेंज हो जाए। उससे दोनों को सेटिस्फैक्शन होगा। एक ज्योतिष को सेटिस्फैक्शन ये होता है कि हाँ चार्ट ठीक है, प्रेडिक्शन ठीक जा रहा है।
सामने वाले क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, पास्ट ठीक बताया तो फ्यूचर क्लियर बताएगा, क्योंकि पैटर्न पकड़ में आ रहा है ना। क्लाइंट बता रहा है कि वो इस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा वो आप कॉमन सेंस से आपको बताएगा। और इसलिए ना कई बार बहुत ऑकवर्ड सिचुएशंस होती हैं जब आप क्लाइंट को सच्चाई बता रहे होते हैं, तो कई लोग सुनते हैं, कई लोग वो नहीं सुनना चाहते। लेकिन आपका काम है सच बताना कि देखो ये मिरर है, देखना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में हर एक इंसान के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ आप अगर पा लेते हो तो आप मोक्ष की तरफ जा सकते हो। तो ये कैसे हम उनको कैसे समझ सकते हैं? तो ऐसा समझिए कि एक नदी बह रही है, तो नदी बह रही, तो नदी का जो एक किनारा है वो धर्म है और दूसरा जो किनारा है वो मोक्ष है। लेकिन बीच में जो है अर्थ और काम बहता जा रहा है, यानी कि आपने उसको स्टेबल नहीं रखना है। काम और अर्थ आपको आना जाना है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो अल्टीमेट होना चाहिए। धर्म से आप अर्थ अर्जन करो, क्योंकि बिना अर्थ के आप धर्म नहीं कर सकते, इसलिए अर्थ अर्जन करना ज़रूरी है। तो अर्थ अर्जन कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है? तो धर्म से। काम यानी इच्छा पूर्ति करना, लेकिन इच्छा पूर्ति भी कैसी करनी है? धर्म से करनी है। तो अगर ये 3 चीज़ आप पा लेते हो तो उसका आउटपुट है आप मोक्ष की तरफ आराम से जा सकते हो। ज्योतिष अपने आप को ज्योतिषी मानते हैं, दैवज्ञ मानते हैं। किसी ने 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, किसी ने 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, किसी ने 2 साल की पीजी डिप्लोमा कर लिया है, किसी के दादाजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे और वो ज्योतिषी हो गया। जबकि हमारे यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से भास्कराचार्य ने बना करके रखी है। वो कहते हैं कि द्विविध गणित मुक्तम व्यक्त अव्यक्त युक्तम। सबसे पहले तो 2 तरह के गणित पढ़ो, अर्थात पूरा अंक गणित और पूरा बीज गणित ठीक से आना चाहिए। और व्यक्त अव्यक्त युक्तम तदगमनो अनिष्ठा शब्द, और इसके अलावा जो संस्कृत व्याकरण है इसको जानिए ठीक से। और उसके अलावा क्या जानना है? त्रिकोणमिति जानना है। उसके अलावा क्या जानना है? पुराणों के मुख्य सिद्धांतों को जानना है। इसके अलावा क्या जानना है? यो वेद वेद वदनम सदनम ही सम्यक, वेद को जानना है, वेदांगों को जानना है। अगर सब ये कुछ जान लिए उसके बाद आप ज्योतिष पढ़ने के अधिकारी हैं, तब उसके बाद ज्योतिष में एडमिशन होने की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित होती है। एलिजिबिलिटी बनती है कि अब आप ज्योतिष पढ़ सकते हैं। ज्योतिष के बारे में बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि अगर सब कुछ निर्धारित है तो मैं कर्म क्यों करूं? और बहुत लोग ये पूछते हैं कि जब मैं कर्म करके मुझे फल मिल रहा है तो मैं ज्योतिष क्यों देखूं? तो ये जो है ना, ये कड़ी एक दूसरे में अटकी हुई है कि आपके कर्म आपका नसीब बनाते हैं और आपका नसीब आपके कर्म बनाता है। तो ये कैसे? कर्म 3 प्रकार के शास्त्रों में कहे गए: संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। क्रियमाण यानी जो कर्म अभी हम लोग कर रहे, संचित यानी जो पिछले जन्म में किए थे, और प्रारब्ध यानी उसमें से कितने अभी भुगतने हैं। तो वैसे ही जो अगर वो कर्म भुगत के हो गए तो वो आपका ख़त्म हो गया, लेकिन जो कर्म आप आज कर रहे हो वो कल का आपका नसीब होगा, वही आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप केले का पेड़ लगाते हो तो 1 साल में उसको फल आता है, हम उसके फल खा सकते हैं, तो वो कर्म हुआ और उसका फल भी तुरंत मिल गया। लेकिन अगर आप आम का पेड़ लगाते हो तो उसको फल आने के लिए 12 साल 15 साल लग जाते हैं, कभी कभी 20 साल लग जाते। तो उसके दौरान जिसने पेड़ लगाया उसकी मृत्यु हो गई, इसका मतलब उसका जो क्रियमाण है वो संचित में कन्वर्ट हो गया। अब वो उसका संचित बन गया कि उसको अब फल, उसने कर्म तो कर दिया, अब उसको फल खाने। तो नेक्स्ट जन्म में ऐसा हो सकता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो हर साल उसको आम कोई लाके देगा। तो ये होता है कर्म और नसीब। कर्म विपाक का अर्थ है कामों का पक जाना। कामों के पक जाने का मतलब है आपके माथे पे लिख के भेजा है कितने काम आपसे करवाने हैं। खुश होके कर लो, उदास होके कर लो, रो के कर लो, जी के कर लो, आप ही से कराने हैं। जब वो काम पूरे पक जाएंगे तब मृत्यु होगी। न तो मृत्यु श्वास से कनेक्टेड है, न मृत्यु ग्रास से कनेक्टेड है। ये सांस जो है ये अलग योग का मेथड है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, कर्म विपाक से कनेक्टेड है। जैसे आम का पेड़ पर आम लगा, आम पक गया, 2 तरीके से गिर सकता है, 3 तरीके से। बच्चे ने पत्थर मारा, आम गिर गया, ये उसका भाग्य है, नियति है कि आपको लाइफ में ऐसा होगा कि कोई टकरा जाएगा, गिर गए तो आप पहले से तैयार रहो, कोई टक्कर ना मार दे। सेकंड चीज़, आम क्या होगा, बड़ी तेज आंधी तूफान आएगा, आम गिर गया, आदि भौतिक दुख हो गया, आम गिर गया। तीसरा, आम गिरेगा पकने के बाद नीचे गिरेगा। ऐसे ही मदर के गर्भ में होता है, जो पहले पैदा हो गया 7वें महीने,
कोई पूरे टाइम पे पैदा हुआ, यहाँ तक आया। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब यहाँ पर जब राइप हो गया तब आपका अगला जन्म हुआ। इस तरह हमारे कर्म जुड़ते जाते हैं। ज्योतिष का कार्य सिर्फ यह है कि वह पूर्वाभास कराता है। जैसे आज बारिश होने वाली है तो हमें पहले से बता दिया जाता है कि छतरी ले लें ताकि बच सके। उसी तरह कर्म फल मिलने वाला है, इसका पूर्व संकेत ज्योतिष देता है। हर कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। जो हम करते हैं वही कल हमारा रास्ता बनता है। कर्म कभी मिटता नहीं, वो बस समय के साथ अपने फल का इंतजार करता है। ज्योतिष भी यही कहता है, जो लिखा है वो हमारे कर्मों से ही लिया गया है। हम उसे टाल नहीं सकते, बस समझ सकते हैं। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद जब धरती मौन थी और चारों ओर केवल मृत्यु की गंध थी, तब शरशैया पर लेटे थे भीष्म पितामह। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे अपने 100 जन्म याद हैं, फिर ऐसा कौन सा पाप था जो मुझे ये दंड मिला? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपको 100 जन्म याद हैं, पर 101वां जन्म नहीं। उस जन्म में आपने अनजाने में एक सर्प को कांटों में फेंक दिया था। वह तड़प तड़प कर मर गया और आज वही कर्म आपका फल दे रहा है। भीष्म ने पूछा, प्रभु, इतने जन्मों बाद क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि हर जन्म में आपके पुण्य भारी थे, पर इस जन्म में आपने अधर्म देखकर भी मौन साधा। द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास, दुर्योधन के अन्याय, सबके समय आप चुप रहे। आपकी यही मौन स्वीकृति आपका पाप बन गई पितामह, और अब उसी सर्प की तरह आप शरशैया पर तड़प रहे हैं। कृष्ण आगे बोले, कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वह देव हो या मनुष्य। कर्म से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म ही भाग्य है और भाग्य वही बनाता है जो हम करते हैं। आप जो अपने आप को जानते हो वो और कोई आपको नहीं जानता है। जो आप अपने आप को जानते हो, तो आप अपने चार्ट को लेके पहले देखो, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करो कि मेरे चार्ट के हिसाब से ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मेरा नक्षत्र है ये, तो मैं वो नक्षत्र जैसे बिहेव करता हूँ वैसा मेरा स्वभाव है, या पता है बट थोड़ा सरफेस लेवल से थोड़ा नीचे है। तो वो मुझे लगता है ज्योतिष बहुत हेल्प करता है उस वे में। एक बार मैं एक ज्योतिषी को मिला था हरिद्वार में, तो उसने मेरा चार्ट देके बोला कि आपको एड्स हो जाएगा। मैं शॉक हो गया, बिकॉज ऐसी चीज़ अगर ऐसे किसी के चार्ट में अगर आप ऐसी चीज़ देखो भी ना, तो जो अच्छा ज्योतिषी है वो बोलेगा भी नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी एंड वो बोलते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज़ वर्स देन नो नॉलेज। सो उसको थोड़ी आधी पक्की नॉलेज थी ज्योतिष की, एंड उसने मेरा चार्ट देखा एंड उसने बोला, आपका शुक्र बहुत अच्छा है चार्ट में, तो आप ना डायमंड का रिंग पहनो। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने डायमंड का रिंग जाके ख़रीदा एंड मैं डायमंड का रिंग पहनने लगा। इतना कोइंसिडेंस है, आप जो भी बोलो, कि उसी दौरान मैं ऐसे लोगों को मिल गया जो पूरी रात जागते थे, पूरी रात पार्टी करते थे, और मैं वो ग्रुप में शामिल हो गया। और 6 महीने, मेरे 6 महीने किधर गए, मैं पूरी रात पार्टी करता रहा। वो रिंग पहनने के जस्ट बाद मैं पूरी रात जागता था, पूरी रात पार्टी करता था एंड सुबह 6 बजे सोता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया 3-6 महीने बाद कि ये क्या हो रहा है, ये रिंग जो मैंने पहनी है इसका थोड़ा ज़्यादा ही मुझे प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने वो रिंग निकाल के अपने मंदिर में रख दी। कुंडली तो एक आईना है, कब तक अपने तस्वीर से भागोगे? अरे पढ़ लो अपने तस्वीर को, किसी इसके उसके पास। वो दूसरे लोग, पहले तो आपको देख करके पढ़ने में वक्त लग जाएगा। आप अपने आप के बारे में जानते हो, तो जितना ज्ञान अर्जन करोगे उतना आप अपने अंदर झांकोगे। इस चीज़ को बड़े बड़े कोर्स करके सिखाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं अष्टचर कारक। अब ज्योतिष त्रिनेत्र हम बोलते थे, महादेव के त्रयंबकम आप करते हो, वो है ज्योतिष। त्रयंबकम है ज्योतिष, उस त्रयंबकम से सारा ज्योतिष निकला है।
तो आप उसको छोटा कैसे बना रहे हैं?